सम्मानित साथियों, नमो बुद्धाय, जय भीम। हमेशा की भांति एक बार पुनः हम लेकर आ गए हैं डॉक्टर अंबेडकर संदेश। डॉक्टर अंबेडकर संदेश में नियमित तौर पर मिलता है बाबा साहब का क्रांतिकारी स्पीच आपको, जिसे हम प्रस्तुत करते हैं बाबा साहब अंबेडकर संपूर्ण वाङ्मय खंड 38 से। आजकल जो चल रहा है वो खंड 38 चल रहा है। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर संपूर्ण वाङ्मय खंड 38 का पेज नंबर 89 पर क्या कुछ है बाबा साहब का ये स्पीच आज हम लेकर उपस्थित हो चुके हैं। बाबा साहब का इस समय जो डॉक्टर अंबेडकर संदेश के तहत हम आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, वो बाबा साहब आर्थिक उन्नति के लिए बात करते हैं और किस तरह से अस्पृश्यों में आर्थिक उन्नति की बुनियाद पड़नी चाहिए। आज बाबा साहब अपने इस स्पीच में बहुत विस्तार से बताते हैं। और ये जो स्पीच है बाबा साहब का, वो हम आपको बता दें 26 नवंबर 27 नवंबर, ये चूंकि 2 दिवसीय कार्यक्रम था, अधिवेशन था, तो इस 2 दिवसीय अधिवेशन में बाबा साहब अपने क्या विचार व्यक्त करते हैं। आर्थिक आज़ादी के लिए बहुत क्रांतिकारी स्पीच है बाबा साहब का। बाबा साहब का जो विषय है आज के डॉक्टर अंबेडकर संदेश का, अस्पृश्य की उन्नति की आर्थिक बुनियाद क्या हो, ये बात बाबा साहब यहाँ पर कहते हैं। किस तरह से व्यवसाय, कौन सा वर्ग, कौन सा जाति के लोग कौन सा व्यवसाय चुने, इस पर भी बाबा साहब बहुत बारीकी से प्रकाश डालते हैं। तो आज के डॉक्टर अंबेडकर संदेश को यदि आप जानना चाहते हैं कि आर्थिक आज़ादी के लिए, आर्थिक उन्नति के लिए, अस्पृश्यों के लिए क्या कुछ बाबा साहब ने कहा है, तो आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश आपके लिए बहुत खास होने वाला है। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, यही निवेदन आपसे है। और इसी निवेदन के साथ शुरू करेंगे हम आवाज का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के माध्यम से आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश। सम्मानित साथियों, आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश बहुत खास होने वाला है। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि बाबा साहब यहाँ पर बहुत क्रांतिकारी विचार देते हैं कि हमारे समाज को कैसे आर्थिक उन्नति करनी चाहिए, कैसे आर्थिक उन्नति की बुनियाद पड़ेगी। ये बहुत बारीकी से बाबा साहब यहाँ पर आज के स्पीच में समझाते हैं। तो बाबा साहब का हूबहू स्पीच लेकर हम उपस्थित हो चुके हैं, जिसे आप तक पहुँचाने की कोशिश बुद्धा बोधिसत्व अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर BBIC, सारनाथ वाराणसी, राज्य उत्तर प्रदेश, देश भारत के सौजन्य से आप तक पहुँच रहा है डॉक्टर अंबेडकर संदेश। विषय हमने पहले ही आपको अवगत करा दिया है, अस्पृश्यों की उन्नति की आर्थिक बुनियाद क्या हो, यही आज का विषय है और इसी विषय पर विस्तार से हम बात करने वाले हैं। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर संपूर्ण वाङ्मय खंड 38 का आज का जो स्पीच है, वो यूँ कहें कि एक सारांश के तौर पर बाबा साहब का स्पीच है। 26 और 27 नवंबर 1927 को बाबा साहब के द्वारा दिया गया एक क्रांतिकारी स्पीच, जिसे हम लेकर उपस्थित हुए। चूँकि स्पीच काफ़ी लंबा था, इसलिए इसको 3 भागों में ब्रेक किया गया और आज अंतिम भाग लेकर, अर्थात तीसरा भाग लेकर हम उपस्थित हो चुके हैं। पूर्व सूचना के अनुसार 26 और 27 नवंबर 1927 शनिवार रविवार को सोलापुर जिला वतनदार महार परिषद का दूसरा अधिवेशन सोलापुर में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में आयोजित किया गया। और इस अवसर पर बाबा साहब ने क्या कुछ कहा, जो अवशेष भाग है वो हम लेकर आप तक उपस्थित हो चुके हैं। बाबा साहब कहते हैं कि सज्जनों, इन गांवों में से कई गांवों ने महारों को भगा देने का निश्चय किया है और वे उस पर अमल करने की तैयारी में लगे हैं। ऐसे हालात का सामना करना महार लोगों के लिए मुश्किल होता है, क्योंकि 200-250 घरों वाले गांव में महारों की कुल 10-5 ही घर होते हैं। इतनी कम संख्या में होने वाले लोगों के लिए बहुसंख्यक जाति के गुंडों से सामना करना बहुत मुश्किल होता है। इसलिए हर गांव में 5-5 या 10-10 घरों की बस्ती में रहकर इस तरह के जुल्मों का शिकार सहते हुए घुटते रहने के बजाय अलग अलग गांवों में छोटी छोटी बस्तियां हटाकर महारों की बड़ी बस्तियां बसाई जाएं, तो इससे उन्हें काफ़ी लाभ मिलेगा। बाबा साहब यहाँ पर सलाह देते हैं, परामर्श देते हैं अपने समाज को कि किस तरह से आप बड़ी बस्तियों में रहते हैं, लेकिन वहाँ अस्पृश्यों के 8 या 10 घर होते हैं, मकान होते हैं। ऐसे में कम संख्या में जहाँ पर आप होते हैं और जो बहुसंख्यक समाज है वो आपको यूँ कहें कि गुलामी की जंजीरों में बांधे रखता है। ऐसे में चाहिए आपको ये कि हर गांव में 10-10 लोग अस्पृश्य के रहते हैं, तो आप सभी को उन गांव को छोड़ देना चाहिए।
उस बस्ती को छोड़ देना चाहिए और एक नई जाकर बस्ती अपने समाज की बसा लेनी चाहिए। इसके बाबा साहब कहते हैं बहुत सारे लाभ हैं। क्या लाभ है ये आज बहुत बारीकी से बाबा साहब यहाँ पर बताते हैं। आपसे निवेदन बार बार हम यही कर रहे हैं कि वीडियो अंत तक देखिएगा, ताकि आप बाबा साहब के आर्थिक बुनियाद रखने के सिद्धांत को आप समझ सकें। बाबा साहब क्या कुछ तर्क देते हैं, अलग बस्ती बसाने के क्या फायदे होंगे, ये भी यहाँ पर बहुत क्लियर कट मैसेज बाबा साहब का है। वो बाबा साहब के ही शब्दों में लेकर हम एक बार पुनः आगे बढ़ते हैं। बाबा साहब कहते हैं कि फॉरेस्ट अर्थात जंगलों की ज़मीनों पर अगर इस तरह की बस्तियां बसाई जाए तो वतन के जाने से होने वाला नुकसान भी खेती करके हजारों गुना पूरा कर सकते हैं। किसी की गुलामी न करते हुए आज़ाद तरीके से किया जा सकता है। ऐसी बस्तियों से न सिर्फ उदर निर्वाह होगा बल्कि उनसे अन्य कई फायदे हो सकते हैं। गांव में रहने की वजह से महार कोई भी अन्य व्यवसाय नहीं अपना सकते, लेकिन महार अगर अपनी बस्ती अलग बसाते हैं तो उनके सामने सारी राहें खुल जाएंगी। महार पाटिल बन सकता है, महार किराने की दुकान खोल सकता है, महार दर्जी की दुकान खोल सकता है। आज गांव में रहने के कारण जो व्यवसाय वे नहीं कर पाते वे सब व्यवसाय अलग बस्ती में वे कर पाएंगे। अलग बस्ती बसाने का फायदा सिर्फ इतना ही नहीं है, इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण फायदा भी है। पैदा होते ही महार बच्चे के मन में छुआछूत का डर समा जाता है। इसे मत छुओ, उसे मत छुओ आदि शब्द बार बार उसके कानों से टकराने के कारण बच्चा अपने आप को अपवित्र व हीन मानने लगता है और आखिर तक ऐसे ही मानता रहता है। एक बार मन पर यह दबाव बनता है तो वह हमेशा के लिए बन जाता है। मन ही कमज़ोर होने के कारण आगे उससे कोई पुरुषार्थ भरा काम होता ही नहीं। ऐसी नई बस्ती में बढ़ने वाले महारों के बच्चे निर्भय बनेंगे। छुआछूत की भाषा उनके कानों तक पहुंचने का कोई डर नहीं रहेगा। हम औरों से कम हैं या और लोग हमसे श्रेष्ठ हैं, ये भाव उनके मन में पैदा ही नहीं होगा। वे मन से कमज़ोर नहीं होंगे। ये बहुत बड़ा लाभ होगा। बाबा साहब कहते हैं कि आने वाली जो जनरेशन है, जो युवा पीढ़ी है, क्योंकि उसके कोरे कागज जैसे मानस पटल पर बचपन से ही अंकित कर दिया जाता है कि कौन सी चीज़ें आपको टच करनी है, कौन सी चीज़ें टच नहीं करनी है, और उसके मानस पटल पर छुआछूत की भावना अंकित हो जाती है। बाबा साहब कहते हैं कि अगर अलग जब बस्ती आप बसाएंगे तो वहाँ पर ये समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा और बड़े स्वाभिमान के साथ हमारे बच्चे, हमारी पीढ़ी, युवा पीढ़ी जीवन यापन कर सकेगी। बाबा साहब कहते हैं कि साथ ही अगर खेती के जैसे अलग उपजीविका कमाने का साधन अगर हाथ में आ रहा हो तो महार लोग उसका फ़ायदा ज़रूर लें। इस तरह की नई बस्तियां बसाने में दो तरह की मदद की ज़रूरत पड़ेगी। एक तो सरकार की सहायता चाहिए और दूसरा महार लोग गांव छोड़ने के लिए तैयार हों। इनमें से सरकार की सहायता पाना मुश्किल नहीं है। बाबा साहब कहते हैं कि दो तरह की सहायता यहाँ मिल जाए तो पहला सरकार की सहायता चाहिए। तो यहाँ लिखा है कि मैसूर संस्थान में अस्पृश लोगों के लिए हर परिवार को 7 एकड़ ज़मीन देकर उनकी अलग बस्ती बसाई जाएगी। हमारे इलाके में भी बेरड लोगों की ऐसी ही बस्ती बनाने का अंग्रेज सरकार ने निर्णय लिया है। वही योजना महारों के लिए भी लागू करने के लिए सरकार मना करेगी ऐसा नहीं लगता। सवाल यह है कि क्या महार लोग अपना गांव छोड़कर अलग बस्ती बसाने के लिए तैयार हैं? जो दूसरा यहाँ पर प्रश्न है, बहुत बड़ा प्रश्न है। सभी लोगों को खेती से पेट पालने जितनी जमीन मिलना असंभव है, इसलिए खेती के साथ साथ अन्य कोई व्यवसाय महार लोग करें, ये बहुत ज़रूरी है। महार जाति व्यवसाय करने वाली जाति नहीं है। जो व्यवसाय वह कर सके वह करने के लिए वह आज़ाद है। एक बात मानना जरूरी है कि पैसे और अनुभव के अभाव में श्रेष्ठ किस्म का किफ़ायती व्यवसाय इस जात के लोग नहीं कर पाएंगे। संभव हुआ तो शुरुआत में कोई छोटा सा व्यवसाय भी अपना सकते हैं। हालांकि ब्राह्मणों की भूत बाधा से प्रभावित महार लोग किसी हीन धंधे को अपनाने के लिए तैयार होंगे, इसकी संभावना बहुत कम लगती है। जिस व्यवसाय में कोई गंदगी नहीं है या कोई व्यवसाय किसी जाति विशेष का ना हुआ हो, ऐसा
कोई व्यवसाय हो तो उसे महान लोग करने के लिए तैयार होंगे। बाबा साहब कहते हैं कि मेरी राय में केवल एक ही व्यवसाय है और वह है खादी बुनना। महान लोगों से मेरी सिफारिश है कि आप खादी बुने। उन्हें शायद अब ऐसा लगे कि हम खादी बुनेंगे तो खरीदेगा कौन? अगर कोई खरीदे ही नहीं तो खादी बुनने का फ़ायदा ही क्या है? लेकिन इस सवाल को हल करना कठिन नहीं है। महान लोगों को अपने इस्तेमाल के लिए कपड़ा तो खरीदना ही पड़ता है। ऐसे में अगर सभी महान लोगों ने अपने लिए खादी का इस्तेमाल करने और महारों की बुनी हुई खादी के अलावा कोई और खादी न खरीदने की कसम खाई तो बुनकर महारों के लिए अपनी ही जाति के इतने ग्राहक मिलेंगे कि उनके लिए काफ़ी होगा। इन दो बातों पर अमल करने के लिए धन की जरूरत पड़ेगी। हालांकि आर्थिक सहायता पाना ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा, बस महान लोगों को अपना निर्णय लेना होगा। महारों को अगर इंसानों से इज्जत पानी हो तो उन्हें गांव की रियायतों को गुलामी से खुद को मुक्त करना होगा, और अगर वे मुक्ति चाहते हैं तो उन्हें इन सभी बातों को निश्चयपूर्वक अमल में लाना होगा। उसके अलावा उनकी राह आसान नहीं बनने वाली है, ये उन्हें ध्यान में रखना होगा। पहले दिन का काम संपन्न हुआ और उसके बाद उसी मंडप में दूसरी सभा शुरू हुई। यानी कि सम्मानित साथियों, हम आपको बता दें बाबा साहब का ये स्पीच, ये कार्यक्रम 2 दिवसीय था, 26 नवंबर 1927 को और 27 नवंबर 1927। यानी कि 27 नवंबर का अब कार्यक्रम यहाँ पे शुरू होता है। आखिर क्या कुछ हुआ 27 नवंबर को, आइए देखते हैं। महार वतन में सुधार लाने के लिए डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने जो बिल मुंबई काउंसिल में पेश किया था, उसे समर्थन देने के लिए सेठ माणिक चंद शाह की अध्यक्षता में ये सभा आयोजित की गई थी। उस सभा में आगे दिया गया प्रस्ताव रखा गया। डॉक्टर अम्बेडकर ने महार वतन में सुधार के लिए जो बिल रखा है उसका ये वतनदार महार परिषद अपना पूरा समर्थन देती है। यह प्रस्ताव श्री हरिभाव तोरणे ने रखा, उसे कामले द्वारा समर्थन और भिवा तात्या बेस्कर और निवृत्ति वासवेंडे द्वारा बंद सोडे द्वारा पुष्ट किए जाने के बाद सेठ माणिक चंद ने महार वतन में लाए जाने वाले सुधारों के बिल को स्पष्ट करने के लिए डॉक्टर अम्बेडकर साहब से विनती की। उन्होंने फिर बहुत ही सरल और आसान शब्दों में इस बिल में अपने द्वारा सुझाए गए परिवर्तनों के बारे में लोगों को बताया। लोगों को वह तुरंत ठीक लगा। सभा में ही लोग आपस में बातचीत करने लगे कि डॉक्टर अम्बेडकर साहब ने जो सुधार सुझाए हैं उनके लागू होने से वतन रूपी रौरव नरक में कुलबुला रहे हम कीड़ों का उद्धार होगा। लोगों ने डॉक्टर अम्बेडकर का जयकार किया। वे कहने लगे कि जो लोग कहते हैं कि ये बिल महान लोगों के लिए एक बड़ा संकट है, ये कहने वाले लोग ये तो मूर्ख ही होंगे या फिर पाजी होंगे। सभा के अध्यक्ष श्री माणिक चंद ने भी बिल के पक्ष में भाषण दिया। उन्होंने लोगों से कहा कि वे अगर इस बिल के पक्ष में या विरोध में अगर कुछ पूछना चाहें तो जरूर पूछ सकते हैं। हालांकि किसी ने कोई सवाल नहीं किया। बाद में प्रस्ताव पर मतदान कराया गया तथा तालियों की गड़गड़ाहट में वह पारित हुआ। बाद में सभा का काम दूसरे दिन तक स्थगित किया गया। दिनांक 27 नवंबर 1927 को सुबह विषय का चुनाव करने वाली कमेटी की बैठक बुलाई गई। इस बैठक में आगे दिए जा रहे प्रस्ताव परिषद के सामने रखना सर्वानुमति से तय किया गया। परिषद के काम की रविवार 11:30 बजे डॉक्टर अम्बेडकर की अध्यक्षता में शुरुआत हुई। परिषद में दिए जा रहे प्रस्ताव निम्न प्रस्ताव पारित हुए। परिषद की पक्की राय है। पहला प्रस्ताव, परिषद की पक्की राय है कि गीता में बताए गए गुणकर्म विभागसा सिद्धांत को रौंद कर उसकी जगह जन्म जाति विभागसा सिद्धांत के आधार पर समाज की रचना किए जाने से हिंदू समाज का बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। इस वजह से परिषद हिंदू धर्माधिकारियों को सुझाव देती है कि वे प्रचलित चातुर्वर्ण की कल्पना को छोड़कर हिंदू समाज का ही एक वर्ण बनेगी। इस प्रकार का नया संविधान तुरंत तैयार करने के कार्य की शुरुआत करें। इस बारे में देर या नज़रअंदाजी हो तो चतुर्वर्ण की चक्की में पिस रहे अस्पृश्य वर्ग को अपनी मुक्ति के लिए धर्मांतरण के बारे में सोचना पड़ेगा। आप समझिए इस बात को। 27 नवंबर 1927 को बाबा साहब यहाँ पर कह देते हैं कि यदि ये चतुर्वर्ण जो व्यवस्था है, जो ऊंच नीच की भावना के तहत बनाई गई, इस व्यवस्था को अगर हिंदू धर्म में नहीं बदला जाता तो अंततः अस्पृश्य वर्ग अपने धर्मांतरण के बारे में सोचेगा, उसको सोचना पड़ेगा। इस परिषद की राय में श्री क्षेत्र पंढरपुर के विठोबा मंदिर में प्रवेश हो सके ऐसी व्यवस्था अस्पृश्य वर्ग करे और ज़रूरत पड़ने पर वहां सत्याग्रह भी किया जाए। ये परिषद तय करती है कि हर जिले में वतनदार महारों की शिकायतें दूर करने के लिए प्रयासरत
एक महार वतनदार संघ की स्थापना हो। इसके अनुसार ये परिषद सोलापुर जिले में एक संघ की स्थापना करने की है तथा हर सदस्य गांव से सालाना 5 रुपयों का चंदा लेने की मंजूरी देती है। इस संघ को आगे बताए गए लोग चलाएंगे। तो एक संघ का गठन किया गया और 5 रुपये चंदा लेने की अनुमति दे दी गई उस संघ को सालाना। तो उस समय 5 रुपये की अहमियत बहुत ज़्यादा थी सामान्य साथियों, इसलिए यहाँ पर देखिए जो जिम्मेदारी सोलापुर तहसील, विश्वनाथ मेघाजी बंदरसोडे, पंढरपुर तहसील, करमाले तहसील, मालरिस तहसील, आप देख सकते हैं नाम क्या क्या है, सांगोले तहसील, मांडे तहसील, और ये पूरा विवरण यहाँ पे तहसीलवार दिया गया है। उपरोक्त चुने गए सदस्यों को ये सभा संघ के नियम तैयार करने के अधिकार दे रही है और उनके बनाए नियम आगे दिए जा रहे वतनदार जिला सभा में उसे मंजूर किए जाएं और ये सभा कम से कम 2 सालों के अंदर ली जाए। सोलापुर, पंढरपुर आदि म्यूनिसिपैलिटी के गांवों में और जिलों में रात रंजन, कारी, देगांव आदि गांवों में महारों की मालकियत की ज़मीनें गांव की ज़मीनों में शामिल की गई हैं। उससे महारों का बड़ा नुकसान हुआ है। सो जिले के कलेक्टर से इस बारे में फिर से पूछताछ, पुनर्समीक्षा करने की विनती ये सभा करती है। अगला प्रस्ताव है सामान्य साथियों, इस जिले में जिन गांवों में वतनी इनाम ज़मीनें नहीं हैं, ऐसे गांवों के महाल लोगों को उन्हीं के गांवों की प्रति अगर फॉरेस्ट की ज़मीन हो तो वतन के रूप में इनाम के तौर पर दे दी जाए। बेलापुर, मारसूम, रालेरास, पानगांव, चिकरडे, कोसगांव, चाकुरे, सिखावी, मेदर, दहीगांव, भावुर्डी, रातरंजन, सुरडी, गुरसाले, तहसील मालरिस, विभिन्न गांव यहाँ पर हैं जिन्हें पाटिल कुलकर्णी के उकसाने भड़काने पर लोगों ने षड्यंत्र कर महारों को गांव से भगा देने की योजना बनाई है। इसलिए इस गांव में हो रहे जुल्म और अत्याचार के बारे में पूछताछ कर सरकार महारों की सुरक्षा का इंतजाम करे, ऐसा यहाँ पर प्रस्ताव पारित किया गया। 7वां प्रस्ताव है सोलापुर जिले के वतनदार महापरिषद की राय में हर जिले के महार लोगों की आर्थिक गुलामी नष्ट करने के लिए तथा उनका पारिवारिक जीवन अधिक सुखमय हो, इसके लिए हर जिले में वतनदार महार संघ सहकारी मंडल की स्थापना की जाए। सूत बनाना, कपड़ा बुनना, इन कामों का प्रसार करने की तथा सहकारिता किसान वर्ग विस्थापन कॉलोनी स्थापन करने की जितनी जल्दी संभव हो व्यवस्था की जाए। 8वां प्रस्ताव है, इस सभा का सरकार से अनुरोध है कि जंगल की जमीनें अन्य वर्ग के लोगों को देने से पहले अस्पृश्यों की अर्जियों पर विचार किया जाए। जिन शर्तों पर जंगल की जमीनें देना तय हुआ है वे शर्तें अस्पृश्य वर्ग के इंसान को अगर मंजूर हों तो खेती योग्य भूमि अन्य जातियों के अर्जदारों को बिना दिए अस्पृश्य वर्ग कर्जदारों को ही दे दी जाए। उपरोक्त प्रस्तावों में सीताराम नामदेव सिवतरकर, ढोंडीराम गायकवाड़ बोरकर, माने कामले बंसोडे, गोविंद कामले वेस्कर, शिवणकर, बोके फोडे, सामले, तोरने आदि वक्ताओं के समय अनुरूप भाषण हुए। इस प्रकार आम सहमति से प्रस्ताव पारित होने के बाद अध्यक्ष तथा उपस्थितों के प्रति धन्यवाद ज्ञापित किया। फूल मालाएं और गुलदस्ते के बाद डॉक्टर अंबेडकर के जयकार की घोषणाओं के साथ कार्यक्रम संपन्न हुआ। सामान्य साथियों, आज के डॉक्टर अंबेडकर संदेश में आपने देखा किस तरह से बाबा साहब ने अस्पृश्यों की आर्थिक उन्नति का मार्ग प्रशस्त किया। कैसा लगा आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश जरूर बताइएगा अपने कमेंट बॉक्स में। साथ ही साथ हम आपको बता दें यहाँ पर बाबा साहब का एक अधूरी इच्छा है वैचारिक सेंटर बनाने की, जिस पर आवाज़ का के द्वारा बहुत तेज़ गति से काम चल रहा है। एसबीआई अकाउंट नंबर IFSC कोड इसलिए दिया है कि यदि हमारे कोई भी साथी यूट्यूब पर इस वीडियो को वॉच कर रहे हैं, वो धर्म दान करना चाहते हैं, योगदान करना चाहते हैं, तो आपके लिए भी हम आपका स्वागत करेंगे, हार्दिक स्वागत करेंगे कि आप भी इस वैचारिक सेंटर में जरूर धर्मदान करें। सामान्य साथियों, आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश लेकर हम उपस्थित हुए थे मिशन नायक बुद्ध मित्र मुसाफिर सर, राष्ट्रीय महासचिव आवाज़ का, नई दिल्ली की प्रेरणा में। साथ ही साथ आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश के संकलनकर्ता गृह में परम आदरणीय विजय कुमार बौद्ध जी, प्रांतीय कोषाध्यक्ष आवाज़ का बिहार, और प्रस्तुतकर्ता गृह में मैं स्वयं सर्वजीत आर्या, राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष आवाज़ का नई दिल्ली। पुनः मिलेंगे नए डॉक्टर अंबेडकर संदेश के साथ।